हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर स्टडी चैनल। क्या नाम है चैनल का? सहन फिजिक्स क्लासेस। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि इस समय हमने फ्लोटेशन चैप्टर शुरू किए हैं। फ्लोटेशन में कॉन्सेप्ट पर हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। और अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, तब आपको आज का ये लेक्चर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आज का जैसा आप देख सकते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 03 है, मतलब लेक्चर नंबर 3 है फ्लोटेशन चैप्टर का। फ्लोटेशन चैप्टर क्या है हम कई बार बताए हैं, आज नहीं बताएंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सारे करने के बाद आज हमारा नंबर आया है इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज करने का। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हमने सोचा कि 3 वीडियो 4 वीडियो में ख़त्म हो, इसलिए हम दोनों को एक ही में आज कवर करेंगे। ठीक, तो आज हमें क्या करना है, पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं और फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी चले, लेकिन आप उसके लिए परेशान जो है बिल्कुल भी ना हो। इंटरेस्ट क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि छोटी वीडियोस बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता है, क्योंकि बताना तो मुझे उतना ही है, चाहे उसे 20 वीडियो में बनाए, चाहे एक ही में ठीक ठाक बता दें। तो इसलिए हमें एक ही बताना ज़्यादा सही लगता है। जैसे आप लोग अगर लंबे वीडियो का देखने में दिक्कत, जैसे ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक बना रहे हैं कई दिनों से, तो अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप सोच लीजिए कि 20 मिनट तक हम आज देखेंगे, 20 मिनट का अगर आप 20 मिनट हम अगले दिन देखेंगे, 10 मिनट आज देखेंगे, 10 मिनट अगले दिन देखेंगे, 10 अगले दिन देखेंगे, 10 अगले दिन देखेंगे। वो तो अपने हिसाब से डिवाइड ही कर सकते हैं, कोई उसी बाउंडेशन तो है नहीं, या कोई ऑफलाइन क्लास की क्लास तो है नहीं कि क्लास रूम वाली क्लास है कि नहीं पूरा आज ही देखना पड़ेगा, एक दूसरा पढ़ाने लगेंगे। बच्चों तो आपके साथ आपके पास ऑलरेडी अपलोड ही है, आप देखिए पढ़िए। ठीक, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में ये है कि ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा ये है, ग्रेविटेशन सेकंड इससे लिखते हैं हम। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ग्रेविटेशन में 1 से लेकर 22 तक कुल मिला के क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 1 से लेकर के 18 तक ये हमारा चला गया है ग्रेविटेशन के अंदर, जिसे हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज हमारा 19 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे आते हैं फ्लोटेशन के अंदर, और आज हमें यही कंप्लीट जो है वो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन आपके पेज नंबर 141 पर दिए गए हैं, पेज नंबर 141 पर, जिसमें एनसीईआरटी की बुक की पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्टिंग स्कूल वाला बैग। क्वेश्चन समझिए, स्कूल के जब आप बैग देखते हो तो बैग में जो पट्टी लगी रहती है, जो कंधे पर टांगी जाती है, वो लगभग जैसे इतनी या इतनी चौड़ी रहती है, बिल्कुल पतली सी और स्ट्रॉन्ग सी नहीं रहती है। ऐसा क्यों? इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन इसमें ये ना पूछिए, हमसे ऐसा पूछा है कि ये डिफिकल्ट क्यों होता है पतली और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग को कंधे पर टांगना। अब देखिए, इसमें हमने आपको एक चीज़ बताया है, प्रेशर पहले वीडियो में है। प्रेशर क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पर जो फोर्स हमारा है, फोर्स डिपेंड किस पे करता है? मास इनटू एक्सेलरेशन पर, मास और एक्सेलरेशन पर। तो फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब इसमें क्या है कि फोर्स हमारा जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? मास पर। मास पर नहीं डिपेंड करेगा, मास पर भी डिपेंड करेगा, मतलब और पर भी करेगा लेकिन मास पर भी करेगा। फोर्स हमारा रखना है किस पे? मास पे। बैग का हमारे मास जो है वो उतना ही रहेगा, कापी किताबें कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मास जो है वो एक हिसाब से लगभग डिफिनिट ही रहेगा। अब एरिया अगर हम कम कर देंगे, देखिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। कि हमने आपको बताया भी है कि प्रेशर जो है ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, एरिया अगर कम प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम एरिया ज़्यादा, तो प्रेशर कम। तो इसी वजह से अगर हम अपने एरिया को बढ़ा दें, एरिया कौन सा है? वही एरिया है जो स्ट्रैप का है, जो हम अपने कंधे पर टांगेंगे। वही एरिया अगर हम ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये फोर्स हमारा उतना ही है, तो प्रेशर हमारा जो है वो हो जाएगा कम। प्रेशर कम होने की वजह से कंधे पर लोड जो है या कंधे पर दर्द जो है वो कम होगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। समझ में आ रहा क्या बताए?
फोर्स मास पे डिपेंड, द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब प्रेशर को बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो फोर्स में परिवर्तन करें या फिर एरिया में करें। फोर्स में कर नहीं सकते इसलिए एरिया में करना पड़ेगा, और एरिया अगर हम ज़्यादा रखेंगे तभी हमारा प्रेशर जो है वो पड़ेगा कम, कम वजन जो है वो पड़ेगा कम। तो यही इसका टॉपिक है। तो इसमें आप नोट लिख लीजिए कि बिकॉज अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप, a thin and strong string exerts a larger pressure than किसकी रिस्पेक्ट में, than an string लिख लीजिए, than an string having क्या, वाइड, चौड़े, वाइड एरिया। ठीक है ना। पतली पतली और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग रहने की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये तो खत्म हो गया, इसमें इतना ज़्यादा बता दिया है, बाकी अगर ये सही आपको लगता है आप बदल के देख सकते हैं बुरे तरीके से भी। क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोवेंसी। बायोवेंसी हमने पहले भी बताया है कि बायोवेंसी बायोवेंट फोर्स का लगना और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का ऊपर निकल जाना ही बायोवेंसी एक प्रोसेस है, उसी बायोवेंसी कहा जाता है। तो क्या लिखा है कि द अपवर्ड फोर्स पजेस्ड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इमर्स्ड इन इट इज रिफर्ड टू एज बायोवेंसी। वही बात है सीधा कि वो इमर्ज जब की गई, पजेस की गई, पजेस मतलब होता है पजेशन कहा जाता है। पजेशन की हिंदी क्या होती है, अधिकार, या जो हमारे पास अधिकार नहीं होती है, कब्जा। पोजीशन की हिंदी होती है कब्जा। कब्जा मतलब क्या हो, कब्जा उसी का है जो उसमें अंदर है। कोई ऑब्जेक्ट जब डाली जाएगी जो फोर्स लगेगा उसी को क्या कहते हैं, बायोवेंसी, उसी को कहते हैं बायोवेंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है व्हाट डज एन व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ये क्वेश्चन जितना अच्छा हमसे हो सकता था उतना अच्छा हमने आपको पहले बताया है। अगर आप वीडियो वाला देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन भी लिखवाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन बता दिए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर है, वही डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, सिंक लेस देन फ्लोट। डेंसिटी के बारे में लिखे हैं और थ्रस्ट को, अब थ्रस्ट फोर्स भी होता है, दोनों पीछे बताए हैं, नोट कर दीजिएगा, ये समझने के लिए पहले समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 0, ठीक, पेज नंबर 141 पर आपके इतने दिए गए थे। उसके बाद आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 142 पर। 141 पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, 142 पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है यू फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम। आपने अपना मास एक वेइंग मशीन पर तौला, मास आया, पर्ची उसने निकाल के दी 1 रुपये में, कितना, 42 किलो। इज योर मास मोर और लेस देन 42 किलोग्राम। अब देखिए हमने आपको ये बताया है मास एंड वेट वाले क्वेश्चन में भी बहुत बार भी मास जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, वेट परिवर्तित होता है। वेट जो है वो पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता रहता है, लेकिन जो हमारा मास होता है मास वेरी नहीं करता है। नहीं, हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आई है कि इसमें पूछा है कि मास जो है वो आपका मोर या लेस हो, तो इसका आंसर आप सीधा से नो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लगता है किसका, वही अपथ्रस्ट फोर्स वाला। याद करें आप, अपथ्रस्ट फोर्स में हमने आपको बताया है कि सारी गैसेस और सारे लिक्विड को मिलाकर फ्लूइड कहा जाता है, और ये जो हमारा अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये किसी लिक्विड पर ना रख के बल्कि किस पे लगता है, फ्लूइड पर लगता है। फ्लूइड में क्या होगी, गैसेस। एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस भी तो हैं, इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो अपथ्रस्ट फोर्स हमारे ऊपर भी लगाती हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, गैसेस अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं, इसलिए हम मानेंगे कि हम भी उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हमारे ऊपर भी लगा होगा। अब देखिए, ये मानिए हैं हम, ये हम नहीं हैं आप, बहुत सुंदर से हंस रहे हैं, ये हैं आप। इसमें चारों तरफ इनके क्या हुई है, भरी हुई है गैस। ये वेइंग मशीन पर खड़े हैं, वेइंग मशीन का वेट बता रही है 42 किलोग्राम, 42 किलोग्राम।
इन पर एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है मतलब क्या होगा कि ये चाह रहा होगा कि ये आदमी ऊपर उड़ जाए, आदमी ऊपर उड़कर आसमान पर चला जाए, ये चाह रहा है। लेकिन उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से क्या है कि वो ऊपर नहीं भेज पा रहा थी। हल्का सा इस व्यक्ति को उठा नहीं पाएगा, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि व्यक्ति जो है वो हल्का सा इसकी वजह से उठ गया है, और अगर वही अपथ्रस्ट फोर्स ना लगता तो उसका वेट जो है वो क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ठीक, समझ में आना क्या है, यही यहाँ लिखे हुए हैं। व्हेन वेइंग आवर बॉडी, जब हमने बॉडी का वेट नापते हैं, देयर इज अपवर्ड फोर्स और बाइवेंट फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉडी इज पुश्ड अप स्लाइटली। पुश्ड अप स्लाइटली, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा, वास्तव में होता नहीं है, निग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलेगा कि लेस रीडिंग दैन एक्चुअल। एक्चुअल से रीडिंग जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। अगर वही थ्रेशोल्ड फोर्स ना होता तो हमारा वेट जो मास, वेट नहीं मास, वेट और मास में कंफ्यूज मत होइएगा, मास जो है वो हमारा ज़्यादा आता था, लेकिन माने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन। दो चीज़ें हैं, बैग ऑफ कॉटन है और दूसरा बैग ऑफ आयरन बार। आयरन बार, चॉकलेट बार, आयरन बार। बार का मतलब ये इस शेप में है कुछ, बस। तो एक कॉटन का बैग है और दूसरा एक आयरन का बार है। बात है ना, चॉकलेट बार, तो चॉकलेट के शेप में। ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 किलोग्राम। दोनों का वेट जो है, सॉरी मास जो है वो कितना है, 100 किलोग्राम। दोनों को हमने तौला, 100 किलोग्राम रीडिंग बताई गई। व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन, इन रियलिटी, वास्तविकता, वास्तव में क्या है कि वन इज हैवियर देन अदर। वास्तव में यह है कि एक वस्तु जो है वो दूसरे से भारी लग रही है। कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई। अब भारी लग रही है, लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स, लेकिन ये रीडिंग 100 किलोग्राम में बता रहा है। ये कहाँ लगा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट कि वही एटमॉस्फेयर में गैस ऊपर भेजने का प्रयास कर रही है। तो वही कहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा हैवी है और क्यों। ये चीज़ आपसे साफ साफ कह दिया है कि वन इज हैवियर देन अदर। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना जितना दिमाग है वो केवल इसी एक क्वेश्चन में लगा देना है बस। तो क्या है, द बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन द आयरन बार। देखिए इसमें हमने किसको प्रेफर किया है, बैग ऑफ कॉटन को। बैग ऑफ कॉटन को प्रेफर करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए फिर से यहीं आ जाए इस फिगर पे। क्या हो रहा था कि वेइंग मशीन पर जब हम खड़े हुए तो फोर्स हमारी तरफ लगा ऊपर को। अगर यहीं पर कॉटन की बैग को रख देंगे, कॉटन का बैग, और दूसरा आयरन बार, आयरन बार का वेट मास होगा, जो वेट होगा ज़्यादा है, और कॉटन का उसी के हिसाब से, मतलब आपसे आप समझिए कि रुई चाहे 1 किलो रखें, चाहे 1000, चाहे मान लीजिए 5 किलो रुई रखें, 5 किलो सोना, 5 ग्राम रुई, 5 ग्राम सोना। हवा लगाने पर क्या आपको लगता है कि वो जो है लोहा पे उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, रुई जो है वो उड़ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा लग रहा है कि उस पर कॉटन पे अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब कि अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से कॉटन की रीडिंग कम बता रहा है आयरन के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसी वजह से हम बैग ऑफ कॉटन का मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वही प्रेफर करते हैं कि बैग ऑफ कॉटन जो है उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा। अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगा, मास जो है कम आ गया। अपथ्रस्ट फोर्स कम लगा, मास जो है ज़्यादा आ गया। ये जाने रहिए। इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमारे पाँच क्वेश्चन थे। पेज नंबर 141 पे 3 और 142 पे 2 कंप्लीट। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज में ग्रेविटेशन के 19 से लेकर 22 तक कुल मिला के 4 क्वेश्चन, 1 से 18 तक ग्रेविटेशन में है। कितने हैं? 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 01 रोटेशन का। क्वेश्चन पेज नंबर लिखे हैं 19, मतलब ग्रेविटेशन की बुक का। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोवेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। कोई ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में इमर्ज की, देखिए यहाँ पे लिक्विड लिखा है, फ्लूइड नहीं लिखा है, लिक्विड में इमर्ज की गई। तो पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बायोवेंट फोर्स एक्ट करेगा।
बायबन फोर्स की डायरेक्शन में लगता है हमेशा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। सीधा सा बात है, ऊपर हमेशा ही लगना है, उसे ऊपर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाई अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक व्हेन रेज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। हमसे कौन सी कंडीशन कहा है? फ्लोट वाली। कहा कि हमने प्लास्टिक के ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब प्लास्टिक के गुटके, प्लास्टिक का कोई शेप इस तरह शेप का है, उसे कहा जाता है प्लास्टिक का ब्लॉक। प्लास्टिक के ब्लॉक को हम जब पानी में डाल रहे हैं, पानी में रेजिस्ट इन वाटर, पानी में छोड़ते हैं, कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर का सरफेस पे आ जाता है, क्यों आ जाता है? आंसर, द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक ब्लॉक इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। प्लास्टिक बॉल इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से डेंसिटी प्लास्टिक ब्लॉक की वाटर से कम होती है। वाटर की डेंसिटी, ये हो गया प्लास्टिक, ये कम है किसके? वाटर के। इस साइन को क्या कहा जाता है? रो, RHO डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक, कम है, इसी वजह से ड्यू टू दिस प्लास्टिक ब्लॉक हैव टू एक्सपीरियंस ग्रेटर अपवर्ड बायबन फोर्स दैट प्लास्टिक। इग्नोर कर लीजिएगा, क्या है वही जो पहले बताए हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि नीचे आने के लिए अवरोधक जो है वो ज़्यादा है, नीचे बॉल को अंदर आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कठिनाई का सामना करना पड़ा जैसे, उसी तुरंत ही अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिव हुआ और अपथ्रस्ट ने ऊपर भेज दिया। यही कॉन्सेप्ट है। अपथ्रस्ट फोर्स और डेंसिटी को जब आप कंपेयर करके बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर देंगे, तब आपको पूरे क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा सा आप समझिए, डेंसिटी ज़्यादा मतलब कि नीचे आने के लिए अट्रैक्शन, मतलब सॉरी नीचे आने के लिए अवरोधक जो है वो ज़्यादा लगे। अवरोधक ज़्यादा लगे, तुरंत ही ये पता चला कि जैसे अवरोधक ज़्यादा, तो अंदर नहीं आने दे रहा, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर भेज देगा, सरफेस पे आ गया, बात खत्म। ये हो गया। The density of plastic block is lesser than that of water, and due to this, और इसकी वजह से प्लास्टिक ब्लॉक have to experience a greater upward buoyant force, ज़्यादा अपवर्ड ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स या फिर buoyant फोर्स 10। ठीक, ये हो गया 10। इसी वजह से अब प्लास्टिक ब्लॉक कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर है ना, इमर्स्ड दिखा है, यहाँ पर रेजिस्ट दिखा है, जो भी शब्द आप सही समझे लिख सकते हैं। रेजिस्ट शब्द तब तक यूज किया जाता है जब तक उसे छोड़ा जाए, जैसे छोड़े इमर्ज शब्द आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, रोटेशन का क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे में आप देखे हो तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक देखा है। ठीक, तो है तो वास्तव में वही बस 1 2 3 के बाद हमने ये बनाए हैं। देखिए, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन में हमें फ्लोटेशन अलग करते हैं, केवल वजह इतनी ही है कि ग्रेविटेशन जो है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट से लग रहा है, फ्लोटेशन जो है वो ज़्यादातर फ्लूइड से लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपके सिलेबस में ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन 2 चैप्टर दिया है, इसलिए हमें फ्लोटेशन जो है वो अलग करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर पर क्यूब। Volume of 50 gram of substance is 20 centimeter per cube if the density of water is 1 gram per centimeter। density of water हमें दे दिया है। Will the substance float or sink? जो चीज़ें हमें ऊपर बढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर, वही चीज़ें यहाँ पर न्यूमेरिकली हमसे करने के लिए कह दिया है बस। देखिए, हमें से क्या कहा है कि रो ऑफ वाटर, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए, और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और एक चीज दिया है कि 50 ग्राम, ये क्या होगा, मास होगा, मास ऑफ सब्सटेंस। अरे ग्राम किलोग्राम ये सब किसकी यूनिट है सर जी, मास की तो है। तो ये हो गया हमारा कितना 50 ग्राम।
अब हम सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल लें, वाटर की डेंसिटी पता ही है, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा तो क्या होगा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, नीचे आने में कठिनाई, ऊपर रह जाएगा फ्लोट। वाटर की डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम, नीचे आने में आसानी, नीचे आ जाएगा सिंक। देखिए कितना आसान। जैसे बहुत लोग परेशान रहते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो गया तब क्या होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे निकाला जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 50 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 6 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए कंपेयरिंग डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ किसके, सब्सटेंस। क्या कर रहे हैं, वी गेट दैट, वी हम प्राप्त पाते हैं या जानते हैं या जान पाते हैं कि रो ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी 2.5 आ रही है, वाटर की डेंसिटी 1 आई है, 10, तो तब क्या हो गया कि 10 ऑलरेडी सब्सटेंस लिखिए, सब्सटेंस विद क्या लिखें यहाँ पर, सिंक की फ्लो, सॉरी सिंक। डेंसिटी कम है, नीचे आने में दिक्कत कम हो रही है, आराम से चला आएगा, बात खत्म। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21। कुछ भी नहीं है, बस वो डेंसिटी आपको निकाल के कंपेयर करना, यही आपको आना चाहिए बस, कि कौन ज़्यादा है तो क्या होगा, कौन कम है तो क्या होगा। इसके लिए बता चुके हैं पहले से तरीका। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे और इसी के साथ हमारा फ्लोटेशन चैप्टर कंप्लीट। खुशी की बात यह है कि हमने अपनी बुक के फिजिक्स की 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगस्त में हमने शुरू किया था, 15 अगस्त के लगभग से 13 अगस्त को पहला वीडियो डाले हैं। 13 अगस्त से अभी आप आज 28 अक्टूबर है या 27 अक्टूबर है, 27-28 में डालेंगे जिस दिन देखिएगा। तो अभी हमें लगभग 2.5 महीने लगभग हुआ है, 2.5 महीने हमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारे मेजरली केवल 2 चैप्टर बचे हैं बस, वर्क एनर्जी एंड पावर और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लगभग वही कहे थे ना कि जनवरी के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी के लास्ट तक नहीं तो फिर दिसंबर में ही, दिसंबर के लास्ट तक जहाँ तक हो सकता है कि कंप्लीट कर ले जाएं। इस समय हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से वीडियो थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सीड पैकेट इज, देखिए गिवन क्या है, मास ऑफ पैकेट। सीड पैकेट है मतलब पैकेट है, सीधा पैकेट देखें उसके अंदर क्या, उससे हमें क्या लेना देना, 500 ग्राम, आधा किलो का है। और फिर वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि द पैकेट फ्लो और सिंक इन वाटर। फ्लो और सिंक कहाँ पर, इन वाटर। वाटर की डेंसिटी हमें दे दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। फ्लो और सिंक इन वाटर, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। सेकंड पार्ट पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट का मतलब क्या हुआ कि कौन सा लॉ लग रहा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। पिछले वाली वीडियो में वो भी है लास्ट में, वही हमने कहा था ना कि यहाँ पर इतना समझ लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे। क्वेश्चन इसमें है, यही वाला क्वेश्चन है वो, कि इसमें क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड।
मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर का जो मास डिस्प्लेस किया गया है वो कितना होगा। ठीक, तो पहले के लिए क्या करें, फ्लो सिंक के लिए क्या करना है आपको, सीधा जाने रहिए, कहीं भी फ्लो सिंक वाला क्वेश्चन आ जाए आप दोनों की डेंसिटी निकालिए, एक डेंसिटी एक कंपेयर करिए, जो छोटा बड़ा हो उसी हिसाब से आप अपना लगाइए। ठीक, तो पहले देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, रो वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन डेंसिटी ऑफ पैकेट, डेंसिटी ऑफ पैकेट कितनी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 500 अपॉन 350 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 11 जीरो कैंसिल, कट करेंगे 10 7 ना, तो 7 1 जा 7.3 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर कितना बचेगा 2, 7 2 जा 14, 7 3 21, तो 1.42 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। 1.43 जाएगा, भी आगे भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमें मतलब केवल इतने से है कि एक से बड़ा है कि एक से छोटा है बस। इसकी एक है, इसकी एक से ज़्यादा आ गई, तो फिर से वही लिखिए कि देयरफॉर, ये साइन लगाया जाता है 3 बूंदी ऐसे एक ऊपर तो बगल बगल, इसे कहा जाता है देयरफॉर। देयरफॉर की हिंदी क्या होती है, तथापि, तथापि, हेंस, देयरफॉर, दस, ये सब एक ही यूज किए जाते हैं। देयरफॉर नहीं, फोर, FORE। देयरफॉर क्या निकला कि डेंसिटी ऑफ पैकेट है, सब्सटेंस नहीं, पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक हो जाएगी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट सिंक हुई, चाहे पार्शियली हो चाहे फुली हो, लेकिन यहाँ पर फुली हो जाएगी, उसी के हिसाब से उस तुरंत ही फिर हमारा क्या लग गया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही तो कहता है ना कि व्हेन इमर्स, जब उसमें रखा जाता है फुली और पार्शियली, पूरी तरह से या फिर अंशतः, पूर्णतः या फिर अंशतः, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लग गया। पूछा है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो इसमें हम क्या करें कि सबसे पहले देखिए बाई का नाम तो लिख ही दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप ये देखेगा ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तुरंत वो समझ जाएगा कि बच्चे को आता तो है ही। क्या चेक करना था, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो यही देख के दे देते हैं, नंबर तो देख के दे देंगे, 1 नंबर आगे आपका आंसर देख के दे देंगे, बात खत्म। ठीक, तो डिस्प्लेस्ड वाटर, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि जो मास है ना, या डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वॉल्यूम है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम वो किसके बराबर हो जाता है, फोर्स एक्सर्टेड ना, वही तो है ना, तो सपोजिए तो उसका स्टेटमेंट है। तो यहाँ से अगर हम क्या देखें कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/v, तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू v। v यहाँ पर वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी में ऐसे कर दिया जाता है ऊपर ना, वेलोसिटी ऐसे लिखी जाती है, वॉल्यूम में कैपिटल V लिखा जाएगा। ठीक, तो रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1 है। और देखिए अब यही समझने वाली बात है, वॉल्यूम किसका रखेंगे, जितना वाटर का वॉल्यूम उसमें गया, जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर आया उतने ही वॉल्यूम उसमें बढ़ा, जितना वॉल्यूम बढ़ा है उसी के हिसाब से वाटर जो है वो उतना ही ऊपर चला जाएगा, उतना ही डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम रखना है ये हमें वाटर का मास निकालने के लिए वॉल्यूम हमें रख देना है, ये वाला वॉल्यूम हाफ पैकेट। क्योंकि पैकेट मान लीजिए कि जैसे वही बताया था ना, बाल्टी है, बाल्टी में अगर उतना ही सामान आ सकता है, तो उसमें अगर आपने 350 सेंटीमीटर क्यूब का कोई ब्लॉक तक उसमें डाल दिया, बाल्टी पूरी तरह से भरी हुई थी, तो क्या हो जाएगा, उतना पानी बह जाएगा बाहर, या इतनी ही जगह उसको और चाहिए। तो यहाँ पर यही जो है 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये किया जाएगा, यही आ जाएगा हमारा मास।
ये वॉल्यूम है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट में समझ लीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा 350 ग्राम। यूनिट में देखिए इसमें क्या आया, रो इंटू वी। रो की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर रहेगा तो ऊपर ग्राम रहेगा। अगर किलोग्राम है तो मीटर जाएगा, अगर ग्राम है तो सेंटीमीटर जाएगा। तो सेंटीमीटर के ऊपर ग्राम रखना पड़ेगा, ग्राम में दिया भी है वैसे भी है। और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के आंसर ग्राम में हमारा आ गया आंसर। इसी के साथ हमने अपना फ्लोटेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जितना इसमें था। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अपना अगले चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर जो है वो शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, वेरी डन, गॉड ब्लेस यू।